हेलो एवरीवन। जब हमने लास्ट लेक्चर में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंप्लीटली डिस्कस किया, वहां पे हमने उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किस तरीके से उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन, किस तरीके से उसकी हाफ लाइफ और किस तरीके से उसके ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो उसमें हम किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उसका कोई भी न्यूमेरिकल फॉर्मूला किस तरीके से हम ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका केमिकल काइनेटिक्स में यही टॉपिक बनता है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो अगर यदि आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं और हमारे थॉट्स अगर यदि आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज इस चैनल पे लाइक, कमेंट और शेयर, और साथ में अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। जब हमारे पास कोई भी रिएक्शन है तो हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेके चलते हैं ताकि हमें समझने में वो चीज आसान हो जाए। ठीक है, तो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास में कोई भी एक रिएक्टेंट है, वो ए है जो कन्वर्ट हो रहा है और वो दे रहा है हमारे पास प्रोडक्ट पी। ठीक है, हमारी एक सिंपल सी रिएक्शन है जो हाइपोथेटिकली हमने मान लिया कि ए मेरा रिएक्टेंट है, वो टूट रहा है, डिसोसिएट होगा तो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर। अब जिस टाइम में ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, जब हमारे पास में कंप्लीटली मेरे पास रिएक्टेंट प्रेजेंट है, उस टाइम में टाइम जीरो होगा। ठीक है, उस टाइम पे जो मेरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो सी नोट के बराबर है, सी नोट इतने इक्वल है। उसी टाइम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, जीरो होगी, प्रोडक्ट जीरो कंसंट्रेशन होगा। अब अगर यदि हमने किसी भी टाइम पीरियड टी पे गए तो उस टाइम में ए की कंसंट्रेशन कुछ बची, मतलब क्योंकि मेरे पास में ए तो डिसोसिएट होगा और प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा। प्रोडक्ट कितना बनेगा, वो जितना ये डिसोसिएट होगा। मान लो सपोज करो मेरे पास में 100 मोल्स थे। ध्यान से समझना है कि ये सी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और सी नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी एक रिएक्टेंट है, वो 100 मोल लेके चले हम, हमारे पास में 100 मोल है, इनिशियली कंसंट्रेशन हमारे पास में जो ए की है वो 100 है, तो मतलब सी नोट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन को। बात क्लियर। अब कुछ रिएक्शन हुई, मान लेते हैं इसमें से 20 मोल्स का डिसोसिएशन हो गया, ए के 20 मोल्स डिकम्पोज हो गए या खत्म हो गए, तो हमारे पास में ए कितना बचा, तो हम यही तो कहेंगे 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 कितना बचा है, दैट इज 80। तो सी टी रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितनी अमाउंट ऑफ ए बची हुई है वो कितने मोल्स पी के बनेंगे, तो दैट इज 20 मोल्स बनेंगे। अगर यदि यहां से 20 मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं तो 20 मोल्स बनेंगे। क्लियर है। अब हम इसी एक्सप्रेशन से यहां से रेट लॉ लिखने की कोशिश करते हैं। रेट लॉ, रेट लॉ क्या कहते हैं, रेट लॉ में कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट वो होता है रेट कांस्टेंट इनटू ए, जो मेरा रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, क्योंकि वो मेरे पास में बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 1। क्लियर। अब रेट लो है, हम इससे किस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि रेट को हम हमेशा रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इसके टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम रिएक्टेंट के लिए ले रहे हैं तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखे, तो हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर 1। हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्लियर हो गई बात, एकदम क्लियर है। हमने ये चीज लिखी है। अब क्योंकि मेरे पास में डिफरेंशिएशन के टर्म में है, हमें इस डिफरेंशिएशन को हटाना है, तो हम क्या करें, इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं अप्लाइंग इंटीग्रेशन। अब वो किस तरीके से अप्लाई करें, क्योंकि मेरे पास इधर तो कंसंट्रेशन टर्म है, इधर टाइम है, दोनों के दोनों डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ तो कंसंट्रेशन टर्म को ले लेते हैं और दूसरी तरफ टाइम टर्म को लेके जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, डी टी को तो इधर ले आते हैं और ए जो कंसंट्रेशन, क्योंकि ये तो कंसंट्रेशन है, इस टर्म को उठाते हैं और इधर ले आते हैं। तो हमने क्या बनाया है, माइनस डी ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू क्या बना इधर से, के डी टी। दोनों तरफ
कंसंट्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। अब क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे चेंज हो रहा है तो यहाँ पे लिमिट पुट करनी पड़ेगी, और लिमिट पुट क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल फाइनल। यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज सी नॉट, फाइनली कंसंट्रेशन सी टी, इनिशियल टाइम दैट इज 0, फाइनल टाइम दैट इज टी। ये हमारे पास में आ गया, कोई भी एक टर्म बन के आई वो बन के आ गई, ये क्लियर है। अब एक आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी है वो ये कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx करते हैं तो वो हमेशा ln x बनता है, ln x। आइडेंटिटी नोट कर लेना साथ में, क्योंकि अभी यूज होने वाली है, यूज होगी, क्लियर है। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी यहाँ पे लगाते हैं। इसको हमने क्या लिख दिया, 1/a dA, तो हमारे पास क्या हो गया ln x, तो ये बन गया ln a, नेगेटिव साइन एज इट इज है, कंसंट्रेशन सी टी, कंसंट्रेशन इनिशियल सी नॉट इज इक्वल्स टू के टी। यहां पे तो वो 0 to t जाएगा, तो हमने वो सीधा लिख दिया इसको के टी, हमने इसको मेंशन कर दिया, क्लियर है। अब एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है, मैं इसको साफ कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास इसी से रिलेट होकर बहुत सारे फॉर्मूला बनेंगे इस इक्वेशन का यूज करके। कैसे बनेंगे देखो, अब ध्यान से देखना है। हम क्या करते हैं, हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस ln, अपर लिमिट क्या है दैट इज सी टी, ये इसमें ले रहे कॉमन ले रहे, कॉमन में बाहर ले ले माइनस साइन, ln सी टी ये हो गया माइनस ln सी नॉट इज इक्वल्स टू के टी। ये हमारे पास में आ गया। अब आपको यहां से कुछ आइडेंटिटीज नोट करनी है, पहले आप आइडेंटिटीज नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखो ln x माइनस ln y, सबसे पहले तो यही लिखते हैं, तो ये होता है ln x अपॉन y, एक आइडेंटिटी जिसको आपको नोट करना है। ln x माइनस ln y इज इक्वल्स टू ln x अपॉन y हम लिख सकते हैं। दूसरी आइडेंटिटी है ln x प्लस ln y इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा ln x इंटू वाई, ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तीसरी आइडेंटिटी आपको, अगर मान लो हमारे पास में ln x है इज इक्वल्स टू के है, ln x है इज इक्वल्स टू के है, हमें इसमें ln को रिमूव करना है, इसे हटाना है, तो हम क्या करें, हम इधर ये कर देते हैं, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल यूज कर सकते हैं, e की पावर k चला जाएगा, e की पावर k हो जाता है, क्लियर है। तीसरी टर्म, चौथी टर्म हमारे पास में क्या है, अगर मान लो सपोज करो मैंने यहां पे क्या किया है, ln को रिमूव करने, किसकी टर्म में, log की टर्म में रिमूव करने, ln टर्म को log की टर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। log टर्म को तो हम इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, बात क्लियर हो गई, हम इसको बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर है। तो इन 4-5 आइडेंटिटीज को आपको याद रखना है। और एक चीज और, अगर log को हमें रिमूव करना है तो वो log 10⁻x में चला जाता है, log x है, इसको अगर हमें रिमूव करना है तो ये हो जाएगा 10⁻x इसके बराबर। तो इन आइडेंटिटीज को याद रखना है, 4-5 आइडेंटिटीज है, इन्हीं का यूज करके हम यहाँ पे बहुत ज्यादा इक्वेशंस क्रिएट करेंगे। कैसे कैसे देखो, सबसे पहली चीज हमारे पास में जो इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, ln x माइनस ln y, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन ln दैट इज सी टी अपॉन सी नॉट इज इक्वल्स टू के टी। एक इक्वेशन तो ये बन गई, पहली इक्वेशन ये बनी है। अब मैं नेगेटिव साइन को अंदर लेके चला जाऊं, नेगेटिव साइन अगर अंदर जाता, यहां से देखो, यहां से नेगेटिव साइन अंदर जाता तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो मेरे पास क्या बन जाता, ln सी नॉट माइनस ln सी टी, ये बनता। तो हम इसको लिख सकते थे ln ऑफ सी नॉट अपॉन सी टी इज इक्वल्स टू के टी, हमारे पास ये आ जाता। अगर नेगेटिव साइन अंदर चला जाता तो ये इक्वेशन, और अगर नेगेटिव साइन बाहर है तो हम ये इक्वेशन यहां पे मेंशन कर रहे हैं, क्लियर। पहले इस इक्वेशन को उठाते हैं, इस इक्वेशन को उठाया,
तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, मुझे यहां से नेगेटिव साइन उठाया इधर ले आया, तो मेरे पास बन गया एल एन सी टी अपॉन सी नोट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी। अब एल एन को रिमूव करने तो ये बन गया सी टी अपॉन सी नोट इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस के टी, ये बन गया। और अगर यदि मैं इसको ऐसे लिखूं सी टी इज इक्वल्स टू सी नोट ई की पावर माइनस के टी, तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं क्या कि ये हमारे पास में जो इक्वेशन बनी है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, जो फर्स्ट रेट लॉ से आई है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स का एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, वो ये बन गई है। क्लियर है। दूसरी तरफ चलते हैं, अगर यदि इससे हमें बनानी है तो हम क्या बनाएंगे, देखो क्या बनेगा, सी नॉट अपॉन सी टी इज इक्वल्स टू के टी, और ये किसकी पावर, ई की पावर चला जाएगा, तो ई की पावर के टी ये आ जाएगा, ये आएगा। अब हम इसको हटाने की कोशिश करते हैं, तो ये तो क्या हटाना है, इसमें तो पॉजिटिव वैल्यू है, सी नॉट इज इक्वल्स टू सी टी ई की पावर के टी, ये हमारे पास में दूसरी इक्वेशन आ गई। क्लियर है। तो ये हमारे पास में जो बन रहा है वो क्या बने, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से जो हमारी एक्सपोनेंशियल है वो टर्म बनी है। क्लियर। अब हम इससे आगे चलते हैं दूसरे टर्म पे। अगर यदि मान लो सपोज करो हमें इसको लॉग के टर्म में कन्वर्ट करना है, इसी टर्म को हमें लॉग के टर्म में कन्वर्ट करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है। अगर यदि हम इसको लॉग के टर्म में कन्वर्ट करें, लॉग टर्म में, तो हमारे पास क्या आएगा, लॉग, पहले हम इसको लिख लेते हैं एल एन सी नोट अपॉन सी टी, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखने, के टी ये बने। यहां से हमारे पास में रेट कांस्टेंट की वैल्यू और टाइम की वैल्यू निकालना सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे कन्वर्ट करना है इसको लॉग टर्म में, कन्वर्ट इट इनटू लॉग, तो क्या आएगा, ln को कन्वर्ट करते हैं लॉग में 2.303 दैट इज लॉग ऑफ क्या बना, सी नॉट अपॉन सी टी इज इक्वल्स टू के टी, यही बने, ये इक्वेशन आ गई। और हमें टाइम निकालना है या रेट कांस्टेंट निकालना है, फाइंड करना चाहते हैं रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, क्या बने, 2.303 अपॉन टाइम, टाइम इसके नीचे आ गया, रेट कांस्टेंट निकालना चाहते हैं तो रेट कांस्टेंट दैट इज के की वैल्यू बची है, टाइम इसके नीचे आ गया, लॉग ऑफ दैट इज सी नॉट अपॉन सी टी। तो मेरे पास ये एक फॉर्मूला बन गया जो हमारे पास में बना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ध्यान देना है। जो ये फॉर्मूला बने क्या है, क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये चीज क्या है, के दैट इज रेट कांस्टेंट। टर्म समझ लेते हैं, टर्मिनोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूजन आपका सबसे ज्यादा यहीं पे होगा। ठीक है, क्या होगा, दैट इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट दैट इज टाइम, दैट इज सी इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये बचा। दूसरा ये हमारे पास में क्या है, सी टी क्या है, सी टी हमारे पास में जितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, जितनी अमाउंट में ये बचेगा वो हमारे पास में सी टी की वैल्यू है, सी टी। अगर यदि मान लो वो कह दे मेरे पास कोई भी रिएक्टेंट है वो इतने % डिकम्पोज हो गया, तो फिर क्या करें, तो हम उसके लिए भी डिस्कस करेंगे। पहले इस इक्वेशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि अगर ऐसी इक्वेशन आ गई तो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करने हैं। देखो आपसे पहला क्वेश्चन जो ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाएगा वो ये बोला जाएगा, ग्राफ बिटवीन log ऑफ सी टी, log ऑफ सी टी वर्सेस टाइम, log ऑफ सी टी वर्सेस टाइम, इसके बीच में ग्राफ बनाइए। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, हम क्या देख रहे हैं हमारे पास में, देखो टी ये रहा, इसको चेंज करते हैं, दैट इज के टी इज इक्वल्स टू, हमारे पास वैल्यू है 2.303 log ऑफ सी नॉट अपॉन सी टी,
यही है। हम यहाँ से 2.303 को यहाँ पे लेके आते हैं, इसके नीचे ले आए, ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे देखो इस टर्म को क्या खोल सकते हैं हम, इस टर्म को ओपन करें तो हमारे पास में ये आ जाएगा log x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, log x दैट इज सी नॉट माइनस log ऑफ सी टी इज इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303। तो हमें ग्राफ किसका खींचना है, ये बनाना है, और ये किस पे, वाई एक्सिस पे। तो हम इसको मेंशन करते हैं log ऑफ सी टी, ये इधर आ गया, ये वाली टर्म इधर चली गई, तो इज इक्वल्स टू log ऑफ सी नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में। अब ये इक्वेशन कैसी बनी, देखो ध्यान से, y इज इक्वल्स टू m दैट इज m, x और दैट इज c। तो ये हमारे पास में कैसी इक्वेशन बन गई, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनी है तो हमें ग्राफ बनाना है, सिंपल से, ये हमारे पास में log ऑफ सी टी और ये हमारे पास में टाइम, दोनों का ग्राफ बना देते हैं। स्लोप देखते हैं, इंटरसेप्ट log सी नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन मैक्सिमम, यहाँ पे log सी की वैल्यू है सी नॉट, ये मैक्सिमम है। स्लोप दैट इज नेगेटिव, तो हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा, ये आ गया। ध्यान देना है, एक चीज का ध्यान देना है, कभी भी इसकी लाइन इसको कट नहीं करेगी। पहली बात इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, कभी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट की लाइन कभी भी इस पॉइंट को टच नहीं करेगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे ध्यान रखना है, कभी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड, कभी कंप्लीट नहीं होती है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब हम करेंगे तो उस टाइम में हम पढ़ेंगे कि ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, पहली बात, ठीक है, इस तरीके से। दूसरी चीज, आपको सेकंड केस बना के दे सकते हैं क्वेश्चन में कि अगर मेरे पास में रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कीजिए, जैसे हमें बोल दिया कि भाई मान लो सपोज करो रिएक्टेंट है मेरा, वो इतने परसेंट डिकम्पोज हो गया, इतने परसेंट डिकम्पोज हो गया, इतने परसेंट बचा, हमें नहीं बोले कि कितने परसेंट बचे, ठीक है। जैसे मान लो सपोज करो ए से हम बी पे गए, मेरे पास में रिएक्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी सी है, मान लो यही है, टाइम 0 पे ये सी है, ये 0 है। टाइम टी पे गए, उस टाइम में ये कितना बना, c माइनस एक्स, तो ये बना c माइनस एक्स, तो ये x बना, ये c माइनस एक्स है। तो हमें तो क्या पता है, फॉर्मूला एक बात ध्यान रखनी है, फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, उसको सिंपल टर्मिनोलॉजी में मेंशन कीजिए, टर्म्स में मेंशन करिए। क्या होगा, रेट कांस्टेंट, फॉर्मूला लिखते हैं, रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टाइम log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, बस इसी टर्म में आपको मेंशन करना है। तो यहां से हम इसको मेंशन करते हैं, रेट कांस्टेंट दैट इज के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टाइम दैट इज टी, और यहां से log ऑफ कितनी कंसंट्रेशन इनिशियल है दैट इज सी, कितनी बची है तो c माइनस एक्स। आपको इस टर्म में भी इक्वेशन गिवन मिल सकती है, इक्वेशन आपको गिवन मिल सकती है इस टर्म में भी, ध्यान देना इस बात का। दूसरा, आपको यहां पे ग्राफ मेंशन करवा ले, ग्राफ दे दिया, आपसे बोल दिया ग्राफ बिटवीन log ऑफ c अपॉन c माइनस एक्स, ये है वर्सेस टाइम, इसका ग्राफ बनाइए, तो बना दो, ग्राफ बना दो, क्या दिक्कत है, इसको नोट कर लेना, ध्यान से नोट करना इस चीज को। तो हमारे पास ग्राफ बनाते हैं इसके लिए, तो ग्राफ क्या आएगा, वो ग्राफ आ जाएगा log ऑफ c नॉट अपॉन c अपॉन c माइनस एक्स, तो ये लिख दिया log ऑफ c अपॉन c माइनस एक्स। ये वाली इक्वेशन के टी अपॉन 2.303, क्या इसमें कोई इंटरसेप्ट है, नहीं है, तो ये
स्ट्रेट लाइन जाएगा टाइम के साथ में, जिसका स्लोप होगा वो क्या होगा k अपॉन 2.303, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो ग्राफ आता है किसके बीच में, log c अपॉन c माइनस एक्स के बीच में। ठीक है, अभी तक हमने कितना किया है, अभी तक हमने ये किया है कि भाई कितने % डिकम्पोज होगा। अगर यदि मान लो सपोज करो, अब यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सबसे ज्यादा यहां से बनते हैं, c माइनस एक्स, ये तो c की वैल्यू कितनी है, दैट इज 100%, c तो 100% है। क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि भाई 70% डिसोसिएट हो गया, 70% डिसोसिएट हो गया है, मतलब कितना बचा है, तो हम कहेंगे 100 माइनस 70। इसका मतलब क्या हो गया, x क्या इंडिकेट कर रहे हैं, दैट इज, इसको नोट कर लेना, c दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल परसेंटेज और डिसोसिएटेड परसेंटेज। ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसोसिएटेड परसेंटेज, कि भाई x जितनी है वो कितनी डिसोसिएशन परसेंटेज, इसकी इतना परसेंट डिसोसिएट हुआ है, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है x। बात क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब हम यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं हाफ लाइफ। अगर यदि आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आप बहुत आसानी से इसकी हाफ लाइफ निकाल सकते हो, बहुत आसानी से आप यहाँ पे इसकी कोई भी परसेंटेज दे दे वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो सपोज करो हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ का मतलब a दैट इज गिव्स b। ठीक है, हमारे पास वो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log ऑफ क्या, c नॉट अपॉन c नॉट माइनस x। ये फॉर्मूला है जो हमने अभी अभी देखा है। कितने % डिसोसिएट होगा, देखो हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि वो 50% डिसोसिएट हो चुका है, 50% डिसोसिएट हो चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पे अप्लाई कर दो, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log, अब ये 100% है, 100% है डिवाइडेड बाय 100 माइनस 50, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। जैसे हमने पुट किया तो ये वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 2.303 डिवाइडेड बाय t दैट इज t log ऑफ 100 अपॉन 50, तो दैट इज इक्वल्स टू 2, ये वैल्यू आ गई। और ये क्या आ गया, log 2.303 log ऑफ 2 अपॉन t, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन t हाफ के बराबर आ गया। मतलब अगर यदि हम t हाफ की वैल्यू लिखे तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है, 693 अपॉन के, ये वैल्यू आ गई। देखो एक चीज़ ध्यान से, अब बात समझने की, यहाँ पे रेट कांस्टेंट के लिए जो हाफ लाइफ है वो क्या किसी कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंडेंट है, क्या हाफ लाइफ किसी कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंडेंट है, बिल्कुल भी नहीं है। तो एक चीज गांठ मार लेना या अपने दिमाग में बिठा लेना, इस बात को दिमाग में बिठा लेना, इस बात को क्या, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन, अपॉन कंसंट्रेशन। कोई भी कंसंट्रेशन हो, किसी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, ना वो रिएक्टेंट की ना वो प्रोडक्ट की, कोई कंसंट्रेशन नहीं है। यहां पे देखो इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लो सपोज करो मेरे पास में 10 मोल है, एक रिएक्टेंट मेरा ये है, ये हाफ कंप्लीट होना चाहता है, मतलब ये 5 मोल बचेगा। जब मेरे पास कोई रिएक्टेंट है वो 10 मोल है, एक रिएक्टेंट है मेरे पास 20 मोल, वो आधा खत्म हो गया, मतलब वो 10 मोल बचा। तीसरा मोल है, जो तीसरा मेरे पास कंपोनेंट है वो हमने कह दिया 40 मोल है, 40 मोल है, उसका हाफ खत्म हो गया, वो 20 मोल बचे। मान लो इस तरीके से ये 5 मिनट में खत्म हुआ है, तो ये भी 5 मिनट में ही होगा, ये भी 5 मिनट में ही होगा। सेम कंपोनेंट है लेकिन उनकी कंसंट्रेशन से डिफरेंट है, लेकिन उनका हाफ लाइफ हमेशा ही कांस्टेंट होगा।
5 मिनट में 10 मोल 10 मोल है वो कन्वर्ट हो जाएगा 5 मोल में, 5 मिनट में ही 20 मोल 10 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 मिनट में ही 40 मोल 20 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये है कि चाहे हम कितनी भी कंसंट्रेशन ले ले रिएक्टेंट की, अगर यदि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो जिस टाइम पीरियड में हाफ लाइफ आ रहा है, चाहे हम उसकी कंसंट्रेशन कितनी वेरी करें, उसकी कंसंट्रेशन पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं करेगा और वो टाइम पीरियड हमेशा फिक्स होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर यदि हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, अगर यदि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करें हाफ लाइफ के साथ में ग्राफ ड्रॉ करें हाफ लाइफ, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या ऑब्जर्व होगा? वो होगा, अगर यदि हम कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो कंसंट्रेशन चाहे हम कुछ भी ले दे, उसकी कोई कंसंट्रेशन ले दे, उसका हाफ लाइफ हमेशा फिक्स होगी। जैसे मान लो सपोज करो ये कंसंट्रेशन वेरी कर रही है, लेकिन उसका हाफ लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो उसका ग्राफ क्या होगा? अगर यदि हम इस तरीके से लिखे टी हाफ और इधर हम कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगा इस तरीके का, एकदम स्ट्रेट चलेगा, कांस्टेंट ग्राफ होगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, किसी तरीके का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। बात क्लियर हो गई है? एकदम क्लियर है। तो हमारे पास इस तरीके से हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स रिप्रेजेंट होते हैं। अब अगर यदि हम मान लो सपोज करो एक और लास्ट रिएक्शन करते हैं, मान लेते हैं कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया और आपसे कह दिया है अगर कोई भी एक रिएक्शन है ए, वो जा रहा है बी में, ठीक है, जहां पे हमें बोल दिया कि जो ए की कंसंट्रेशन है वो 75% डिसोसिएट हो चुकी है, ये सी नोट है, ये 0 है। दूसरा टाइम इज इक्वल्स टू 0, टाइम इक्वल्स टू टी, ए की कंसंट्रेशन 75% डिसोसिएट हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लॉग फॉर्मूला लिखते हैं के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नोट, ये सी नोट ले रहे तो सी नोट जो कि 100% है डिवाइडेड बाय 75% डिसोसिएट हो चुके हैं, मतलब बचा है कितने? 75 माइनस कर देंगे ये चीज, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ 100/25, कैंसिल करो, दैट इज 4, यह आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ 2। अब पूछोगे ये 2 कहाँ से आया? तो हमने क्या लिखा है इसको? 2 की पावर 2 लिखा है और 2 की पावर 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 इंटू 2.303 दैट इज 0.693 अपॉन टी। वैल्यू सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? तो अगली वीडियो में हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को, कि किस किस टाइप के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में किस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किस तरीके से हम ग्राफ के साथ में क्या हमें डाटा इंटरप्रेट होता है, उसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस किए। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें ये पता चले कि कितने लोग हमारे साथ में एफर्ट कर रहे हैं, जो हम एफर्ट कर रहे हैं वो आप लोगों तक कितना पहुंच रहे हैं, और जिनको ज़रूरत है उन तक ये वीडियो लेक्चर जरूर पहुंचे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।